प्रजापति है। आज हम देखेंगे कि ये बेसमेंट स्लैब डालने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये डोमेस्टिक हाउस के लिए है, हम इंडस्ट्रियल हाउस के लिए भी बता देंगे अलग से। ये डोमेस्टिक हाउस के लिए है, तो डोमेस्टिक हाउस में आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। देखिए, आपको डोमेस्टिक हाउस में पहले कि वाटर लेवल कर लेंगे, आपको वाटर लेवल कर लेना है। उसके बाद से नीचे से आपको कितना बेस देना है, 3 इंच देना है, 4 इंच देना है, उसके हिसाब से आपको एक लेवल सरफेस धागा लगा के मार लेना है। ठीक है, धागा लगा के मारने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी गीली रहे। मिट्टी गीली रहने से ये होगा कि जो कंक्रीट है उसकी जो सीमेंट है वो ज़्यादा नीचे नहीं सोखेगा। ठीक है, वो क्योंकि वो पानी पहले से ऑब्जर्व कर चुका है। अब उसके बाद आपको देखना है कि पूरी सरफेस इवन सरफेस में हम कंक्रीट डालें। कंक्रीट डालने के बाद दो थिकनेस मेंटेन करनी है, आपको। और पूरी स्मॉल बेंच मार्क सेट कर लेने हैं हर जगह, चारों कोनों पे, बीच पे, सेंटर पे। ठीक है, बात इस तरीके से, ताकि ये धागा पूरे बराबर पे रहे, वहाँ से यहाँ से लेकर। उसके बाद बेंच मार्क सेट करने के बाद आपको ये देखना है कि जब मसाला डल रहा है तो उसको बराबर करते जाना है बढ़िया से, ताकि गिट्टी ऊपर अप डाउन ना हो। पूरा बराबर कर देना है। पिछले रूम में हो चुका है, उसका हो जाएगा, फाइनली सेट हो जाएगा। या सेट होने के फाइनल सेटिंग होने के 1-2 घंटे पहले आपको इसमें मास्क रफ़ कर देना है इसको। जैसे कि ये देख लो, आपको थोड़ी रफ सरफेस दिख रही होगी, इसको रफ़ कर देना है। उसके बाद आपको लगभग 12-20 घंटे बाद इसमें अच्छे से पानी भर देना है, ताकि ये अच्छे से क्यूरिंग हो जाए। इसमें लगभग पानी आपको मिनिमम 7 दिन तक भरना है। उसके बाद से आप इसमें पानी मारते रह सकते हो। ऐसे किया है, ऐसे हमने कुछ लोहे का इंस्ट्रूमेंट लेके ऐसे लाइंस बना दिए हैं, क्रॉस मार दिया है, जिससे कि सरफेस रफ हो जाए, तो हमारा मसाला जब हम डालेंगे तो पकड़ने में आसानी हो। हमने बेस पहले कर दिया है, छत डालने से पहले बेस कर दिया है, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारा जो हम शटरिंग के लिए जो नीचे से अपन लकड़ियों को ऊपर खड़ा करेंगे, ऊपर की तरफ जो टिकाते हैं, उसमें से वो अच्छे तरीके से जमा रहेगा, अपने स्थान से हटेगा नहीं। अगर हम ऐसे ही बेस करते तो इसमें क्या होता कि चांसेस रहते कि मिट्टी सेटल होती रहती है, तो वो और सेटल होने से इससे हमारी शटरिंग को प्रॉब्लम हो सकती थी। छत के डालने के टाइम वो ऊपर नीचे हो सकता था और शटरिंग धंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रखना है कि इसमें जो कंक्रीट डलेगा, वो कंक्रीट जैसे 4 बोरी के लिए कंक्रीट आप बना रहे हो, तो उसमें 3 ही बोरी 4 बोरी के लिए आप सीमेंट और जो एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट है, गिट्टी और रेत है, वो डालोगे। तो वो 4 बोरी के लिए अगर बना रहे हो तो मतलब 1 बोरी कम डालना है। 4 बोरी बना रहे हो तो 3 ही बोरी सीमेंट डालना है, और इसमें आप डॉक्टर फिक्सिट डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, रहेगा, ताकि हमें बाद में अगर बेस को थोड़ा हल्का बहुत तोड़ना पड़े किसी भी बार में, तो वो आसानी से टूट जाए। और इतना भी फीका नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल के लिए हम क्या करते हैं, जब बेस डालते हैं, इंडस्ट्रियल के लिए डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बना रहे हो। इस इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कई तरीके के बनते हैं, जैसे कि उसमें आपको लगभग नीचे पन्नी जो पॉलीथीन है, वो मोटी वाली पॉलीथीन बिछानी रहती है। फिर उसके बाद से आप उसमें रॉड्स भी डाल सकते हो, पूरी तरीके से मैट बिछा सकते हो। फिर आपने पहले क्या है, पॉलीथीन डाल दी, उसके बाद से आपने उसमें कंक्रीट डाल दिया, फिर उसके बाद आपने मैट बिछा दिया, और फिर उसके बाद अब फिर उसमें कंक्रीट डाल रहे हो। तो इससे ये क्या रहेगा कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जैसे हैवी मशीनरी रखनी पड़ती है, या फिर कुछ भी रखना पड़ता है जो हैवी हो, तो वो उसके नीचे सड़ल होने के चांसेस नहीं रहते, बहुत कम हो जाते हैं। और इससे पहले सबसे पहले आपको जो मिट्टी है नीचे की, उसमें आपको धुम्मस मार लेना है, ताकि वो कुछ भी सेटल होने के चांसेस रहें तो वो पहले से ही सेटल हो जाए, ताकि बाद में माइनरी सेट हो। और इसमें किसी भी तरीके के पॉल्यूटेंट नहीं रहने चाहिए। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए भी सेम है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए रहती है, तो इसमें हम उसमें मैट बिछा देते हैं नीचे, ताकि स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाए। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको ऐसे ही करना है। पॉलीथीन उसमें बिछाना है। आप डोमेस्टिक हाउस में भी पॉलीथीन बिछा सकते हो, अगर चाहो, अगर आपके बजट में हो तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है उतनी। और ये भी देखना है कि वो ज़मीन कैसी है। अगर ज़मीन ज़्यादा किसी भी पानी वाटर बॉडी के पास है, तो उसमें आपको पॉलीथीन डाल के रखो, जिससे ऊपर सीलन ना है, वो ज़्यादा बेटर है। और अगर वाटर बॉडी के पास नहीं है, सीलन की दिक्कत नहीं है उस एरिया में, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है रहते हैं। और इसके ऊपर किसी भी बिल्डिंग में हमें थोड़ा मसाला कलर डालना होगा, जिससे मतलब उसमें सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो आप, ताकि किसी भी तरीके की सीपेज नीचे से ना आए। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लेयर में प्राइम कोड भी कर सकते हो, जो बिटुमेनस का प्राइम कोड आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, प्राइम कोड डाल सकते हो। फिर उसके बाद से आप उसमें मसाला डाल सकते हो। बिटुमेनस का जो प्राइम कोड आता है
डामर वाला, जो जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो डाल सकते हो आप उसमें। ठीक है, उसके बाद से आप मसाला डाल सकते हो। उसके बाद से आप फिर फ्लोरिंग कर सकते हो नॉर्मल सीमेंट से। तो इसमें मतलब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है, उसमें थोड़ा आइस कोड को आपको ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना रहता है। उसमें 2-3 लेयर होती है। पहले पहले जैसे बेस हो गया, नीचे वाला पहले आपने बेस कर दिया, उसके बाद से आपने इसमें मैट बिछाया, फिर उसमें उसके बाद आपने बेस करने से पहले आपने पॉलीथीन बिछाई, फिर उसके बाद आपने बेस किया, बेस करने के बाद उसमें आपने मैट बिछाया, मैट बिछाने के बाद फिर उसमें आपको कंक्रीट डाला कवर करने के लिए, स्टील को कवर करने के लिए। उसके बाद कंक्रीट डालने के बाद उसमें आपने फिर से जो मसाला है 2-3 इंच डाला उसमें। अब मोटाई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में बढ़ा सकते हो, जो बेस की है, जो नीचे दे रहे हो, जो रॉड के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, उसमें मसाला डालना है उसके 2-2.5 इंच के आसपास। उसके बाद से आप उसमें जैसे कोई भी फर्श लगवा रहा है तो फर्श नहीं, तो नॉर्मल फ्लोरिंग कर रहा है तो नॉर्मल फ्लोरिंग कर सकते हो। ये रहता है। नॉर्मल हाउस में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें से आपका बजट है अगर, तो आप नीचे बेस डाल के, पॉलीथीन डालना है तो पॉलीथीन डाल के, बेस डाल के, फिर उसके बाद से आपको प्राइम कोट करना है, प्राइम कोट कर सकते हो। उसके बाद से फिर आप मसाला डाल सकते हो। उसके बाद से आपको टाइल्स लगाना है तो टाइल्स लगा सकते हो। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखने वाली जो बात है कि जैसे आप बेस डाल रहे हो तो इसमें से मिनिमम 1 से 1 इंच या फिर आपको नीचे डाउन ही रखना है दरवाजे से, ताकि आपको जब मसाला डालो तो 1 इंच का, हर जगह तो एक समान मसाला आएगा नहीं, तो आपको हर जगह कहीं 1 इंच आएगा, कहीं हाफ इंच आएगा, और 1.5 इंच का है तो कहीं 1 इंच आएगा, कहीं 1.5 इंच आएगा। तो उसके हिसाब से आपको जब टाइल्स फिट करने रहेंगे दरवाजे पे, तो दरवाजे पे जब आप टाइल्स फिट करोगे तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आधा इंच ही, लगभग 12 mm 10 mm के आसपास ही दरवाजे पे चढ़े। ठीक है, ये देखो इस लेवल से जब हम यहाँ पे बेस जो ये डीपीसी है उसके हम 1-1.5 इंच नीचे दे रहे हैं, तो उसको अब मसाला, इसको हम मसाले से के द्वारा जब मेंटेन कर लेंगे बाद में। लेकिन अगर हम पहले से ऊपर दे देते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है कि फिर हमें बेस को तोड़ना पड़ेगा, जो कि हमें हमारा काम बढ़ाएगा और खर्चीला होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले से ही डाउन लेके चलना है, ताकि हम जब टाइल्स बिछाएं या पत्थर फर्श बिछाएं तो फर्श की मोटाई के हिसाब से आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम अप एंड डाउन करके चलें। और जो कंक्रीट में जो वाटर होगा वो प्रॉपरली रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको बेस और सब बेस डालना है। ठीक है, या तो आप छत से डलने से पहले डाल सकते हो या छत डलने के बाद डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप छत डलने से पहले डाल लें, आपकी मिट्टी पहले से अच्छे से सेटल हुई रहे, उसमें धुम्मस मारा रहे, तभी आप ये स्लैब डालें। नहीं तो फिर आपके स्लैब थोड़ा नीचे जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपने इसमें मैट भी नहीं बिछाई है। मैट बिछाने से हमें खर्चीला हो जाता है। डोमेस्टिक हाउस में ऐसे ज़रूरत नहीं है इतनी। सब बातों का ध्यान रखते हुए ही बेस करना चाहिए। आपको क्यूरिंग प्रॉपर 7 डेज़ तक करनी चाहिए बेस के लिए। उसके बाद से आपका पूरा बेस, जो नीचे का बेस है वो तैयार हो जाएगा। अब फिर जो प्लास्टर है, जो सैंड और सीमेंट का और वाटर के साथ मिक्स करके जो है वो चला सकते हैं, और उसमें आप डायरेक्टली फिर जो भी वाटर प्रूफिंग का लिक्विड है वो डाल दो, तो इससे आपका काम हो जाएगा डोमेस्टिक हाउस के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन सही लग रही हो आपको और सटीकता हो इसमें, आप इसको दूसरे वीडियो से भी कंपेयर करके देख सकते हो। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते जाइए, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। फिर से बता देता हूँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और ये हमारी एक साइट है, इसमें हम काम चल रहा है अभी। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जब भी आप घर बनवा रहे हो, आपने 10-12 लाख 20 लाख पैसे भी खर्च कर रहे हो, आप जितना भी खर्च कर रहे हो, तो उसमें से आप एक साइट इंजीनियर ज़रूर रख लें, जो साइट इंजीनियर रख लें, ताकि वो प्रॉपर्ली आपका काम एग्जीक्यूट करवा सके। आपको भले उसमें थोड़ा बहुत 30-40 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, या फिर जो साइट है उसके हिसाब से आप उसको जो जिस हिसाब से बात करेंगे उसके हिसाब से, लेकिन आपका साइट प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा, सही तरीके से बन पाएगा। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाता है, कई ठेकेदार ऐसे होते हैं कि मतलब वो उनका ठेका तो ले लिया उन्होंने, और वो अपने हिसाब से फिर काम करते जाते हैं। फिर काम करने के बाद आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उनको पेमेंट करना ही है, और पेमेंट करने के बाद फिर आपको आपके घर को कुछ भी हो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, नहीं रहती है ऐसे में, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक साइट इंजीनियर ज़रूर रखना चाहिए, जो कि इन सारी बातों का ध्यान रखे और आपका काम अच्छे से एग्जीक्यूट करवा सके।
आप साइट इंजीनियर उनका खर्चा बचाने के चक्कर में आप उससे ज़्यादा घाटा करवा देते हो, क्योंकि 20, 30, 40 हज़ार बचाने के चक्कर में आपका काम सही से नहीं होता, कहीं वर्क में दिक्कत है, आपको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं उतनी, जनरल व्यक्ति को हर सब जो उस वाले फील्ड है उतनी जानकारी नहीं रहती। तो ऐसे में आपको एक साइट इंजीनियर रखना चाहिए जो कि आपको घर को अच्छी तरीके से बनवा के दे सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।